उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पहाड़ की। सबसे पहले आपको खबर बता रहे हैं एक बड़ी, जो कि पहाड़ के लिए सबसे बड़ी आफत बन गई है। बाघ और गुलदार ने पहाड़ पर जीना मुहाल कर दिया है। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के आतंक इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि कई जगह पर सुरक्षा के नजरिए से स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। और नैनीताल जिले के बाद में अब पौड़ी जिले के एकेश्वर ब्लॉक के एक एरिया में भी गुलदार के आतंक के चलते स्कूल बंद करना पड़ा। वहीं कुमाऊं में भी बाघ और गुलदार का आतंक अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अल्मोड़ा और नैनीताल में हालात सबसे ज्यादा खराब बने हुए हैं। उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब इनके बढ़ते हौसलों ने चिंता बढ़ा दी है। पहले आमतौर पर गुलदार ही मुसीबत माना जा रहा था, लेकिन अब पहाड़ चढ़ रहे बाघ भी लोगों की जान के दुश्मन बन गए हैं। जंगली जानवरों का ये आतंक कैसे जनजीवन को इस तरह से प्रभावित करने लगा है कि पूरे इलाकों में स्कूल को बंद करने को मजबूर होना पड़ रहा है। बाघ के खौफ से स्कूल बंद हुए। अप्रैल में पौड़ी के धूमाकोट में 2 लोगों को बनाया था शिकार। बाद में पूरे क्षेत्र में 15 स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी घोषित की गई। दिसंबर में भीमताल में बाघ ने 2 महिलाओं को मार दिया। भीमताल में 2 दिन के लिए स्कूलों को बंद किया गया। पौड़ी के एकेश्वर में भी गुलदार का खतरा बढ़ गया। डीएम के आदेश पर 19 दिसंबर तक 8 स्कूल किए गए बंद। अल्मोड़ा में बाघ और गुलदार के साथ में जंगली सुअर का आतंक भी बना हुआ है। यहाँ सोमवार को लोगों ने वन विभाग के ऑफिस पर प्रदर्शन किया। दिक्कत ये हो रही कि उसके बगल में जहाँ पर गुलदार पाया गया वहाँ पर हमारा इंटर कॉलेज है, जहाँ से लगभग 10-15 ग्राम सभाओं के बच्चे आते हैं। जो लोग स्कूल आने में बड़ा डर रहे, भयभीत हो रहे हैं और उनके माँ बाप भी काफ़ी डरे हुए हैं। जंगल से घास वास लाने में दिक्कतें हो रही है, जिससे उनको गुलदार से एकदम से सामना हो जा रहा है। और बच्चे जो हैं स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि सुबह के समय और शाम के समय जल्दी अंधेरा हो जा रहा है और गुलदार का बहुत। नैनीताल में 2 महिलाओं की मौत में आदमखोर बाघ अभी भी पकड़ा नहीं जा सका। वन विभाग इसके लिए भारतीय वन्य जीव संस्थान की भी मदद ले रहा है, तो वहीं पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वन विभाग ने बाघ को कैद करने के लिए 5 अलग-अलग टीमें, डॉक्टर भी तैनात किए हैं। करीब 5 टीम हमारा बना हुआ है। अगल बगल के जितने भी हमारा वन प्रभाग है, वहाँ से भी स्टाफ कार्मिक को हमें डिप्यूट किए हैं और ये उसका पूरा सर्च ये चल रहा है। 2 डॉक्टर का टीम भी है उसमें, तो अभी उसमें यही ये कर रहे हैं। और जो गांव प्रभावित गांव है या जहां पे साइटिंग होने का सूचना मिल रहा है, वहां पे हमारा स्टाफ जो है डिपार्टमेंट का, वो लोगों को मदद कर रहा है। बाघ, गुलदार, भालू के ये हमले सर्दियां शुरू होने के बाद तेजी से रिकॉर्ड किए गए हैं। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड भी बताता है कि सर्दियों में जानवरों के हमले अधिक बढ़ जाते हैं और इसका कारण है सीजनल वेरिएशन। वन विभाग खासकर जंगल से लगे आबादी क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। पिछले 2 महीनों में रिकॉर्ड 16 लोगों की मौत ने वन विभाग के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ में देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। रुद्रपुर में आज बीजेपी ने युवा सिख सम्मेलन किया और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सिख समाज से जुड़े लोग शामिल हुए। साथ ही यूपी के मंत्री बलदेव सिंह औलख ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के प्रति सिखों के योगदान को याद किया और साथ ही भरोसा दिया कि केंद्र की मोदी सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकार सिखों के लिए कई बड़े कदम उठा रही है, इसलिए सिख समाज का साथ बीजेपी को खुलकर मिल रहा है। उनकी इतनी बड़ी संख्या इस बात को प्रदर्शित करती है कि आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सिख समाज के लिए काम हुए हैं, चाहे 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाना हो, करतारपुर कॉरिडोर बनाना हो, या गुरु तेग बहादुर जी की प्रकाश पर्व मनाना हो, पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आज काम हुआ है, 84 के दंगों के आरोपियों को, अपराधियों को जिस प्रकार से सजा दिलवानी है, वो सब सिख समुदाय आज महसूस करता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर वर्ग के उत्थान के साथ सिख समुदाय का भी आज उत्थान हो रहा है, उनके हितों के लिए भी काम किया जा रहा है।
रुद्रपुर में बीजेपी के युवा सिख सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिख समाज के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि 1947 में विभाजन के दौरान शहीद हुए लोगों की याद में रुद्रपुर में एक स्मृति स्थल बनाया जाएगा। इसके अलावा सीएम धामी ने ऐलान किया है कि सिखों की शादी के लिए उत्तराखंड में आनंद कारज एक्ट लागू किया जाएगा। साथ ही किसानों को 5 लाख तक का लोन पर मिलने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर भी छूट जारी रहेगी। और सीएम ने घोषणा की है कि वर्ग 4 की जमीनों के नियमितीकरण की सीमा को बढ़ाया जाएगा और साथ ही कुमाऊं से अमृतसर के लिए ट्रेन चलाने को लेकर केंद्र सरकार के सामने मजबूत पैरवी करेंगे। बाजपुर में जमीन के मालिकाना संबंधी दिक्कतों का भी सीएम धामी ने समाधान का भरोसा दिया है। उसका निर्माण यहाँ करवाया जाएगा, मैं इसकी विश्वास करता हूँ। और जो हमने आनंद कारज एक्ट जो मंत्रिमंडल ने हमारा निर्णय लिया है, उस आनंद कारज एक्ट को हम बहुत जल्दी उसको लागू करेंगे। हरिद्वार में मरे हुए लोगों के नाम पर भी राशन बंट रहा है। जिले के अधिकारी सूचना देने को भी तैयार नहीं है। मामला सूचना आयोग पहुंचा तो अब खाद्य आपूर्ति मंत्री एक्शन की बात कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सूचना आयोग में मामला न पहुंचा तो शायद हरिद्वार में खाद्य आपूर्ति विभाग के अफसरों की नींद नहीं टूटती और न ये पता चलता कि रुड़की के नजदीक रतनपुर गांव में कैसे मर चुके लोगों के नाम पर भी राशन बंट रहा है। इस गांव के मुर्तजा नाम के व्यक्ति ने जब जानकारी मांगी तो ना कोई जानकारी मिली और ना शिकायत पर कोई कार्रवाई हुई। इसी पर राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने जिला पूर्ति अधिकारी को जांच करने के लिए कहा। तब पता लगा कि रतनपुर गांव में 19 लोगों के मरने के बाद भी उनके नाम पर राशन बंट रहा है। तो यही हाल मिर्जापुर गाँव का है। ये हाल हरिद्वार जिले के 2 गांव का है। तो सोचिए पूरे प्रदेश में क्या हाल होगा। अंत्योदय राशन कार्ड 1,83,474, प्राथमिक परिवार के 12,13,102 राशन कार्ड, राज्य खाद्य योजना 9,59,395 राशन कार्ड हैं, जो कुल 23,55,971 राशन कार्ड हैं और जिनमें करीब 64 लाख लोगों के नाम दर्ज है। आरटीआई के खुलासे और अफसरों की लापरवाही पर खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने एक्शन की बात कही तो पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रीतम सिंह ने इसे अफसरों और राशन डीलर की लापरवाही माना। मैं समझती हूँ कि जीरो टॉलरेंस की सरकार में हर प्रकार की नीति, चाहे वो लापरवाही के संदर्भ में यदि किसी ने बरत दी हो, चाहे वो अनियमितता के संदर्भ में बरती गई हो, किसी भी तरीके से बर्दाश्त के काबिल नहीं है। संज्ञान में लिया जाएगा और निश्चित रूप से ऐसे चाहे वो हमारे अधिकारी रहे हों, कर्मचारी रहे हों, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सरकार को इस पर संवेदनशील होना चाहिए। समय समय पर जो है इस दिशा में जो है कदम उठाने चाहिए ताकि इस तरीके की अनियमितता नहीं हुई। ये तो 19 लोगों का मामला है। अगर आप पूरे प्रदेश के अंदर इसकी जांच कराएंगे तो ये संख्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। फ्री राशन स्कीम सरकार गरीबों के लिए चला रही है ताकि कोई भूखा न रहे, लेकिन अफसरों की लापरवाही से मरे हुए लोगों के नाम पर भी राशन बंट रहा है। रुड़की से मनोज जुयाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। जोशीमठ में जियो टेक्निकल सर्वे का काम लगातार जारी है और सुनील वार्ड के बाद में मनोहर बाग वार्ड के आसपास के इलाकों में भी जियो टेक्निकल सर्वे जारी है। सुनील वार्ड में करीब 80 मीटर तक ड्रिलिंग के बाद में पक्की चट्टानों की खोज की गई है, जिसमें जमीन के अंदर हल्की हल्की चट्टानें मिली है। तो वहीं अब मनोहर बाग वार्ड में भी सर्वे किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से लगातार जोशीमठ में टेक्निकल टीमों के द्वारा सर्वे का काम किया जा रहा है ताकि जोशीमठ में आने वाले समय में सभी सुरक्षा से जुड़े काम किए जा सके। अरे डेली मांग रहे यार आजकल। अयोध्या में उत्तराखंड का गेस्ट हाउस बनेगा। 4000 स्क्वायर मीटर जमीन पर अयोध्या में उत्तराखंड का गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साइट प्लान को हरी झंडी दिखा दी है और साथ ही सीएम की हरी झंडी मिलने के बाद में गेस्ट हाउस का प्रस्ताव इसी महीने यूपी को सौंप दिया जाएगा और जनवरी से यूपी प्लॉट का आवंटन भी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। से अनुरोध किया है कि हमको, चूंकि भगवान राम का इतना बड़ा भव्य और दिव्य मंदिर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के
नेतृत्व में बन रहा है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोगों का अयोध्या से बड़ा संबंध है और हमारा पहले प्रदेश उत्तर प्रदेश ही हुआ करता था, तो एक भवन उत्तराखंड के लोगों का भी होना चाहिए। तो वहां की सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। जल्दी हमको जमीन मिलेगी तो हम भवन का काम आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड में भोटिया डॉग खासा पसंद किया जाता है और इस डॉग की गिनती सबसे बुद्धिमान और ताकतवर नस्ल में होती है, जिनकी प्रजाति उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। लेकिन अब इस हिमालयन शीप डॉग को अगर आप भोटिया कुत्ता कहते हैं तो मुसीबत में पड़ सकते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारी जबड़ा, सुडौल बदन और शांत स्वभाव इस डॉगी की खास पहचान है। सदियों से इसे भोटिया डॉग के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब इस डॉग के आगे भोटिया शब्द से भोटिया समुदाय ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। बाकायदा राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन ने शासन, प्रशासन और जनजाति आयोग को एक पत्र लिखकर ये कहा है कि ये शब्द एक विशेष समुदाय की भावनाओं को आहत करता है, इसीलिए इस शब्द को चलन से हटाया जाए। आयोग के सामने, हमारे स्टेट के सीएम साहब के सामने आपत्ति रखी और सीएम साहब ने और हमारे आयोग ने भी संज्ञान लेते हुए सभी को निर्देशित किया है कि भोटिया कुत्ता न कहें। अगर कोई भोटिया कुत्ते के नाम से अगर ऐसा संबोधित करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर कोई हमें मिलता है निरीक्षण के दौरान ऐसे शब्द कहते हुए तो हम उसके लिए कार्रवाई करेंगे। पुराने समय में भोटिया समुदाय के लोग पहाड़ों में कुत्ते और भेड़ बकरियों का व्यापार करते थे। समय के साथ लोगों ने हिमालयन शीप डॉग का नाम भुला दिया और भोटिया व्यापारियों के नाम से ही भोटिया डॉग की ये नस्ल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। लेकिन अब इस हिमालयन शीप डॉग को भोटिया कुत्ता कहा तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। और जो ये पपी बेचते हैं उसको भोटिया कुत्ता कहकर संबोधित किया जाता है, तो उसके बारे में हमने एक विज्ञप्ति भी निकाली थी और एसडीएम और उनको सबको निर्देशित कर दिया गया था कि जो ब्रीड का नाम है हिमालयन मैस्टिफ या तिब्बतियन मैस्टिफ, जो भी प्रचलित नाम है, उसी सबको कहकर संबोधित करें, किसी की भावनाओं को आहत न करें। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों के प्रथम गाँव में रहने वाले भोटिया जनजाति के लोगों ने सरकार से भोटिया कुत्ता शब्द पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अब इस शब्द के प्रतिबंधित होने से इस कुत्ते की पहचान पर क्या फर्क पड़ेगा और नए नाम पर लोगों का क्या रिएक्शन होगा, ये अलग बात है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरें आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन उससे पहले पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। अल्मोड़ा में बंदरों, सुअरों और गुलदार के आतंक को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया और वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। अल्मोड़ा के जागेश्वर और बिनसर में बाघ दिखाई देने से लोग परेशान हैं। बाघ को पकड़ने के लिए लोगों ने पिंजरा लगाने की मांग की है। रुड़की में दिव्यांगों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मांग पूरी नहीं होने पर देहरादून में सीएम आवास कूच करने की चेतावनी दी। हरिद्वार में पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने 150 ग्राम स्मैक बरामद की है। कांग्रेस अपने स्थापना दिवस से सदस्यता अभियान चलाएगी, जिसके लिए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी है। रुद्रप्रयाग में सचिव प्रशासन ने कई विभागों की मीटिंग लेकर विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली है। साथ ही काम में आ रही दिक्कतों को दूर करने के निर्देश भी दिए। अल्मोड़ा के एसएसजे परिसर में स्वामी विवेकानंद महात्मा गांधी केंद्र है, जिसमें सोमवार को पहला व्याख्यान गणित विभाग का किया गया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में नेशनल विंटर गेम्स में उत्तराखंड प्रदेश स्कीइंग टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया, जिसके बाद जोशीमठ में स्कीइंग खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। बागेश्वर में सड़क निर्माण में पैसिया गांव को छोड़े जाने से गांव के लोगों ने सख्त आपत्ति जाहिर की है और लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्यालय में प्रदर्शन किया। सर्दी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नगरपालिका विकासनगर ने कई जगह पर अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 13 बेड के एक रैन बसेरे की व्यवस्था भी की है।
और हरिद्वार के लक्सर के शेखपुरी गांव में चोरों ने एक घर में लाखों की चोरी की और घटना के वक्त घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। ताला लगा हुआ था। चोरों ने मौके का फायदा उठाकर मकान पर धावा बोल दिया और करीब 1,80,000 रुपए कैश और 6 तोला सोना लेकर फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 युवक घर की तरफ बढ़ते हुए और घर से सामान ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घर में चोरी हो गई है, तो इसके आधार पर पुलिस जब मौके पे पहुंची तो पता चला कि लगभग 1,80,000 के करीब कैश और कुछ सोने चांदी के ज्वेलरी ये चोरी हो गई। रुड़की के पाडली गुज्जर में करोड़ों की लागत से अंडर बाईपास बनाया गया, लेकिन पिछले लंबे समय से अंडर बाईपास में पानी भरा हुआ है, जिससे कि आवाजाही बंद है। लोगों का आरोप है कि कई बार तो अधिकारियों से अंडरपास में पानी भरे होने की शिकायत भी की गई, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और अंडरपास में पानी भरा हुआ है। यह अंडरपास करीब 12 गांव को जोड़ता है, लेकिन यहां पर बरसात के बाद से ही पानी भरा हुआ है और लोग परेशान हैं। हमारे यहाँ जो अंडरपास बना पाडली गुज्जर में, वो बहुत गहराई में बना, जिसमें वाकई में पानी भरा रहता है। आज भी 2 अंडरपास, एक बंद पड़ा हुआ है, दूसरा हुआ, तो इसमें हमने भी इसकी शिकायत की, तो अब तक कोई इस पर नहीं हो। ऋषिकेश के जोगीवाला में विकसित भारत संकल्प यात्रा का सोमवार को समापन हुआ। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक और मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और इस दौरान कई विभागों के स्टॉल भी लगाए गए। कई महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना की किट भी दी गई और प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है। भी गई और पूरी तरह से वो व्यक्ति और गरीब हो जाए। क्षेत्र में 11 दिसंबर से आई थी और आज 18 दिसंबर को, यानी 8 दिन लगातार हर गांव में ये गई। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गई, जहां हमारे वंचित लोग थे उनको इससे लाभ मिला और विभिन्न जो हमारे विभाग थे उनके कर्मचारी अधिकारियों ने भी जागरूकता यहाँ पे लोगों को अपनी बातों से जागरूक किया। हल्द्वानी में प्रदेश की सबसे बड़ी खनन नदी गोला का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। पहले सरकार ने गाड़ियों के फिटनेस और साथ ही रजिस्ट्रेशन का काम प्राइवेट हाथों में दिया और अब खनन का टेंडर भी प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी की जा रही है, जिससे कि खनन का काम करने वाले व्यवसायी नाराज हैं। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला है। हमारे जो राजस्व प्राप्ति के स्रोत हैं धीरे धीरे वो पूरी तरीके से प्राइवेट हाथों में दे दिए गए। आपने जो खनन की पॉलिसी है उसके तहत धीरे धीरे आपने फिटनेस निजीकरण में दे दी। 4,000 में जो फिटनेस होती थी अब 15,000 में होती है। आपने ऐप बनाई एक, वो ऐप किसी के फ़ोन पे चलती नहीं। जो डंपर स्वामी है, एक कंप्यूटर वाला बाबा है, उसको 300 रुपये घूस दो तो आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब उसके बाद जो रॉयल्टी की बात है, रॉयल्टी की पर्ची काटने के लिए भी आपने टेंडर कर दिया है, निजी कंपनी को दे दिया है। बीजेपी में नए नेताओं को चांस देने का जो फैसला सोच समझकर हो रहा है, कांग्रेस को वो सबक हार के बाद समझ आया। अब पार्टी 70 पार नेताओं को आराम देने के मूड में है और मध्य प्रदेश में कमलनाथ के बाद में राजस्थान में अशोक गहलोत को भी पार्टी आराम दे सकती है। ऐसे में अब नजरें उत्तराखंड पर भी टिक गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद संभाल चुके नेताओं को दरकिनार करके 3 नए चेहरों पर दांव आजमाया, तो कांग्रेस को हार के बाद मजबूर होकर अपने नेताओं को बाय बाय कहना पड़ा। मध्य प्रदेश में हार के बाद कांग्रेस ने 77 साल के कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया, तो 50 साल के जीतू पटवारी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। राजस्थान में हार के बाद 72 साल के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी पार्टी बड़ा फैसला ले सकती है। उत्तराखंड में 2022 चुनाव के बाद 75 साल के पूर्व सीएम हरीश रावत को फिलहाल पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। 70 साल पार के तीनों नेता अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन हार से परेशान कांग्रेस हाईकमान अब नए नेताओं को जिम्मेदारी सौंप रहा है, जिसे हरीश रावत भी सही फैसला मानते हैं। अशोक गहलोत जी और मैं 1980 में एक साथ आए। अब हम लोग कब तक, नई जनरेशन तो लानी पड़ेगी, पार्टी को नए लोग लाने पड़ेंगे।
मुझे विश्वास है पूरा कि कमलनाथ जी ने इसका स्वागत किया। चेहरे बदलने से कांग्रेस बाजी पलटेगी ये फिलहाल के माहौल में दिखता नहीं है, लेकिन कांग्रेस में सेकंड लाइन के साथ युवा नेता बदलाव को जरूरी और सही मानते हैं। और जिन व्यक्तियों को बहुत समय तक, लंबे समय तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं, कम से कम उन्हें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी प्रकृति का नियम है कि पुराने की जगह नए लोग रिप्लेस होते ही हैं। पुराना पत्ता गिरता है तभी वृक्ष पे जो है नए पत्ते। ये बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन जब तक नहीं होगा, नए लोग जब तक बैठेंगे नहीं, तो नई सोच जो है नए युवाओं से ही आएगी। और मैं मानता हूं कि संगठन को गति देने के लिए परिवर्तन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कांग्रेस में कमलनाथ, अशोक गहलोत, हरीश रावत अपनी पारी खेल चुके हैं। अब हार के बाद पार्टी नए चेहरों को जिम्मा सौंप रही है, पर यह बदलाव 2024 के लिए बड़ी पिक्चर बदल पाएगा ये कहा नहीं जा सकता। रामनगर से गोविंद पाटनी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। सर्दी बढ़ने के साथ ही ग्रामीण इलाकों में धुंध और कोहरा और भी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे कि विजिबिलिटी कम हो रही है। हरिद्वार में ट्रैफिक पुलिस ने इन दिनों सड़क पर चलने वाले वाहनों पर रिफ्लेक्टर रिबन लगाने का अभियान भी चला रखा है, जिसके तहत में कई चौराहों पर बड़े और कमर्शियल व्हीकल को रोककर उन पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। साथ ही लोगों को इसके लिए जागरूक भी किया जा रहा है। प्रतिबंध करने के लिए हमने रिफ्लेक्टर टेप्स लगाने का एक अभियान शुरू किया था, जिसमें आज देहात क्षेत्र और सिटी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में हमने रिफ्लेक्टर टेप्स लगाए हैं, खास करके जो हेवी गुड्स के व्हीकल हैं। उत्तराखंड में तीरंदाजी एसोसिएशन देश में पहली बार इंडोर लिबर्टी आर्चरी लीग का आयोजन करने जा रहा है, जिसके लिए हर प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। 2 जनवरी से 5 जनवरी तक देहरादून परेड ग्राउंड स्थित मल्टीपर्पज हॉल में यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें 10 इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ कुल 40 खिलाड़ियों को पर्डियों पर बोली लगाई जाएगी, जिसमें 25 खिलाड़ी उत्तराखंड के होंगे। प्रीमियर लीग के लिए 5 टीमों में 5-5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है और इस लीग में टिहरी रेडलर्स और साथ ही कोटद्वार, कॉमिटर्स, नैनीताल एलिट्स और साथ ही और भी कई सारी टीमें इसमें शामिल की गई हैं। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।